विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था। वहां के श्मशान घाट के रिकॉर्ड में सुभाष चंद्र बोस या उनसे मिलते जुलते किसी व्यक्ति के दाह संस्कार का कोई जिक्र नहीं था। जो राख रैंकोजी मंदिर में रखी थी उसके बारे में जापानी अधिकारियों ने कभी डीएनए टेस्ट की अनुमति नहीं दी। मुखर्जी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखा, नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी और रैंकोजी मंदिर में रखी अस्थियां उनकी नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2006 में जब यह रिपोर्ट संसद में पेश की गई तो तत्कालीन सरकार ने बिना कोई ठोस कारण बताए इसे खारिज कर दिया। आखिर सरकार किस बात से डर रही थी? अगर विमान क्रैश नहीं हुआ था तो 18 अगस्त 1945 के बाद नेताजी गए कहां? यहीं से इस कहानी में 3 मुख्य थ्योरीज जन्म लेती हैं जो हमें रूस और भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर तक ले जाती है। पहली और सबसे मजबूत थ्योरी है रूस का एंगल, यानी द रशियन थ्योरी। जापान युद्ध हार चुका था। नेताजी जानते थे कि अगर वे ब्रिटिश या अमेरिकी सेना के हाथ लगे तो उन्हें युद्ध बंदी बनाकर फांसी दे दी जाएगी। ऐसे में उनके पास केवल एक ही विकल्प था, सोवियत संघ। नेताजी की नीतियां हमेशा से सोवियत संघ की ओर झुकाव रखती थी और वे अंग्रेजों के खिलाफ रूस की मदद लेना चाहते थे। कई इतिहासकारों और खुफिया दस्तावेजों के अनुसार ताइहोकू का विमान हादसा दरअसल नेताजी को सुरक्षित रूस पहुंचाने के लिए रचा गया एक कवर अप, यानी एक नाटक था। जापानी सेना की मदद से नेताजी मंचूरिया के रास्ते सोवियत संघ की सीमा में दाखिल हो गए थे। लेकिन वहां क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल चुकी थी। शीत युद्ध शुरू होने वाला था और रूस भारत के तत्कालीन नेतृत्व के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता था। कुछ ब्रिटिश और अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि नेताजी को जोसेफ स्टालिन के आदेश पर साइबेरिया की याकुत्स्क जेल यानी गुलग में बंदी बना लिया गया था। क्या हमारे देश के नेताओं को इस बात की भनक थी? 1946 में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और नेताजी के साथी मुथुरामलिंगम थेवर ने दावा किया था कि उन्होंने नेताजी से चीन की सीमा के पास गुप्त रूप से मुलाकात की थी। इसके अलावा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब रूस में भारत के राजदूत थे तब यह अफवाहें उड़ी थी कि उन्होंने नेताजी को रूस की एक जेल में देखा था, लेकिन उन्हें इस बारे में चुप रहने की हिदायत दी गई थी। आखिर वह कौन सा सच था जो अगर बाहर आ जाता तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूचाल आ जाता? अब आते हैं इस रहस्य के सबसे चौंकाने वाले, सबसे रहस्यमयी और सबसे ज्यादा भावनाएं जगाने वाले हिस्से पर। गुमनामी बाब उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, जो कि आज का अयोध्या में 1980 के दशक में राम भवन नाम के एक घर में एक रहस्यमयी साधु रहते थे। लोग उन्हें गुमनामी बाबा या भगवन जी कहते थे। वे कभी किसी के सामने नहीं आते थे, हमेशा एक पर्दे के पीछे से बात करते थे। उनकी आवाज भारी थी और उनका लहजा बिल्कुल वैसा था जैसा हम नेताजी के भाषणों में सुनते हैं। वे बंगाली, अंग्रेजी, जर्मन और धारा प्रवाह हिंदी बोलते थे। 1985 में जब गुमनामी बाबा का निधन हुआ तो उनके कमरे से जो सामान निकला उसे देखकर पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट गए। एक आम साधु के कमरे में क्या होना चाहिए? कुछ कपड़े, धार्मिक किताबें, पूजा का सामान। लेकिन गुमनामी बाबा के कमरे से 2500 से ज्यादा ऐसी चीजें मिली जिनका सीधा संबंध सुभाष चंद्र बोस से था। वहाँ मिली गोल फ्रेम वाली वही मशहूर एनके जो नेताजी पहनते थे। वहाँ मिला रोलेक्स की एक बेहद महंगी और दुर्लभ घड़ी, आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म, 1930 के दशक के विदेशी सिगार, जर्मन दूरबीन और सबसे बड़ी बात, वहाँ ऐसे ऐसे लोगों की चिट्ठियां मिली जो आजाद भारत के सबसे प्रभावशाली लोग थे। आरएसएस के तत्कालीन सरसंघचालक एमएस गोलवलकर और आजाद हिंद फौज के पूर्व अधिकारी पवित्र मोहन रॉय जैसे लोगों के पत्र उस कमरे में मिले जो नियमित रूप से बाबा के संपर्क में थे। कमरे से कई किताबें मिली जिनमें से कई राजनीति और युद्ध नीति पर थी। किताबों के पन्नों के किनारों पर हाथ से लिखे हुए नोट्स थे। जब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने गुमनामी बाबा की उस लिखाई का मिलान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुरानी लिखाई से किया तो कई एक्सपर्ट्स ने यह पुष्टि की कि यह लिखावट एक ही इंसान की है। गुमनामी बाबा अक्सर पर्दे के पीछे से अपने गिने चुने भक्तों से देश की राजनीति, विश्व युद्ध के समय की रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर इस तरह से बात करते थे जैसे वे खुद उन घटनाओं के केंद्र में रहे हों। जब उनसे उनके असली नाम के बारे में पूछा जाता तो वे बस इतना कहते कि अगर मैंने अपना नाम बता दिया तो देश में आग लग जाएगी। क्या सच में गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे? अगर हाँ तो वे सामने क्यों नहीं आए? इस सवाल का जवाब भी खुद गुमनामी बाबा ने अपनी एक कथित बातचीत में दिया था। उन्होंने कहा था कि वे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी घोषित